Okay, so getting started with Python, fundamentals of Python, a beginner's workshop. So thank you so much for joining this session. My name is Prashant. I'm a senior training consultant at Brillika Services in data analytics department. ठीक है. So Python है क्या? What is Python? Python is a high-level interpreted programming languages known for its simplicity and readability. It is widely used in data analysis, machine learning, web development, automation, and scripting. तो पाइथन क्या है? एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि अपनी सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि हाई लेवल का मतलब क्या है। यहाँ पर हाई लेवल का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि रीडेबल होती है और वो ह्यूमंस के लिए ज्यादा रीडेबल होती है, उसको हम हाई लेवल बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पर ये होता है, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाऊंगा फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे और हिंदी में समझेंगे ताकि हमारी बात सब तक पहुंच सके। इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है पाइथन में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब जैसे प्रोग्रामिंग आपने और भी सुनी होगी, सी आपकी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है, यानी उसके अंदर जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है ना वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आपका जो सी सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो कंपाइल होता है। लेकिन आपका पाइथन जो होता है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी वो लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, पाइथन में बाइनरी लैंग्वेज से could you please accept meeting join, हाँ, 1 सेकंड। पाइथन जो होती है, सपोज करो आपने कोई यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है एक लाइन, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम आपने दूसरी लाइन में लिखा है, तीसरा प्रोग्राम ने तीसरी लाइन में लिखा है, ठीक है। तो आपका पाइथन में जो प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो किसी एक लाइन में एरर आ गया है, सपोज करो थर्ड लाइन में एरर आ गया, आपका यहाँ पर एरर आ गया प्रोग्राम में, तो ये क्या करेगा पाइथन, आपके पहले 2 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा, आपकी आउटपुट देगा, लेकिन इस लाइन पे आउटपुट नहीं देगा। लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस होती है लाइक सी, सी प्लस प्लस, उसमें क्या होता है कि आपके पूरे प्रोग्राम में किसी भी लाइन में अगर एरर आता है तो पूरा प्रोग्राम ही आपका रन नहीं करता है। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यानी पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है कि इसके अंदर आपका जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और किसी लाइन में एरर आता है तो वो सिर्फ उसी लाइन पे एरर आता है और बाकी प्रोग्राम्स आपके रन होते हैं, उसके ऊपर के जितनी भी लाइंस होगी वो सब रन करती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। सर जब अभी आप कह रहे थे कि अदर लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम, तो कंपाइलर कोई सॉफ्टवेयर या क्या चीज़ है वो? कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, यानी लाइन बाय लाइन उसको रन करने में मदद करता है, एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करता है कंपाइलर। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर यूज होता है। नहीं, लो लेवल, हाँ, यस, लो लेवल लैंग्वेजेस में यूज होता है लाइक सी, सी प्लस, उसके अंदर वो यूज होता है। वो एक तरीके का बैकएंड प्रोग्राम। यस, यस, करेक्ट। लेकिन पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन आपकी जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जैसे हम वीएस कोड के अंदर सारी लैंग्वेजेस को कर सकते हैं, तो वीएस 2 के अंदर मतलब कंपाइलर भी कट होगा वीएस। यस, यस। हम आईडी मतलब सब कुछ इसमें समझेंगे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। 1 सेकंड, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास व्हाई यूज़ पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। पाइथन हम
क्यों यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स में? ईज़ी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल है, इंग्लिश जो है बहुत सिंपल जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उससे सिमिलर होता है इसका सिंटैक्स। और पाइथन में एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ होती है लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, सिम्प्लीफाइंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। यानी पाइथन जो है वो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है और लाइब्रेरीज़ क्या होती है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, बेसिक आइडिया दूँगा लाइब्रेरीज़ क्या होती है। लाइब्रेरीज़ जो होती है वो आपके कोई एडवांस टास्क अगर आपको अपनी पाइथन में करना हो तो हम लाइब्रेरी की मदद से वो सारे एडवांस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? और पाइथन आपकी मदद करती है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में, हेल्प्स ऑटोमेट रिपीटिव टास्क लाइक डेटा क्लीनिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन में आपकी पाइथन मदद करती है। और स्केलेबिलिटी यानी इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो स्मॉल डेटा सेट से लेकर लार्ज डेटा सेट तक सभी में है। तो ये इसकी पाइथन हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं ताकि इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो स्मॉल से लेकर लार्ज सभी तरह के डेटा सेट पे होती है, ठीक है? अब यहाँ पर जो इंटरप्रेटर मैंने यूज़ किया वर्ड उसको मैं एक बार यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से होता है। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा प्रोग्राम लिखा है प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2 और मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रोग्राम रन होगा करंट फाइल, इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये रन हो गया, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2 कि भाई 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ठीक आएगी, ठीक है। लेकिन सपोज़ करो अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे कोई एरर करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 0 तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा दैट इज़ डिवीज़न 0 यानी 5 को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वाला जो आपका प्रोग्राम था लाइन थी वो आपकी एग्ज़ीक्यूट हुई है, उसका मेरे पास रिज़ल्ट आया। लेकिन दूसरी लाइन पे एरर आ गया तो मेरे को इसने एरर थ्रो किया। सो दैट मीन्स कि ये आपका जो है इसी चीज़ से पता लगता है कि हमारी पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्ज़ीक्यूट करती है। जिस लाइन पे एरर होगा उस पे एरर थ्रो करेगी, जिस पे नहीं होगा उससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब रन करेंगे। बस, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की एप्लीकेशंस क्या-क्या होती हैं, इसको एक बार हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन यूज़ होता है आपका डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाइथन का, ऑटोमेशन में यूज़ किया जाता है और वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट होती है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द वेबसाइट्स, उसको हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन सेटअप एंड फर्स्ट प्रोग्राम। पाइथन सेटअप हम पाइथन जो प्रोग्राम होते हैं वो किस पे लिखते हैं, हम कहाँ पर लिखते हैं, इसके काफ़ी सारे हमारे पास जो है आईडीई होते हैं। आईडीई का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आईडीई यहाँ पर स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर आप अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। और ऐसे आईडीई मेरे पास कौन-कौन से हैं? एक तो है मेरे पास आइडल। आइडल जो आपका आईडीई होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ आता है। यानी जब भी आप पाइथन को डाउनलोड करोगे, तो आइडल जो आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होता है। उसके अलावा मेरे पास एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक क्या होता है? ये ओपन वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, जहाँ पर आप स्पेसिफिकली अपने डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हो और उसके लिए वहाँ पर ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। और पाइचार्म जो है स्पेसिफिकली आपका पाइथन के लिए बनाया गया है। तो आज की जितनी भी थोड़े बहुत जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हम पाइचार्म पे करेंगे और पाइचार्म स्पेसिफिकली पाइथन के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अलावा वीएस कोड भी होता है जिसमें आप पाइथन के प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन पाइचार्म को पावरफुल इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर आपको कोड सजेशंस मिल जाती है। मीन्स अगर आपको सिंटैक्स आप भूल गए हो पाइथन का तो आपको पाइचार्म में ऑटो सजेशंस मिल जाते हैं कि आपको क्या इसके बाद कोड लिखना है, क्या इसके अंदर पैरामीटर्स आपको यूज करने हैं, वो सारी चीजें आपको पाइचार्म में अवेलेबल होती है। ठीक है। तो पाइचार्म का मैं एक आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि कैसे होता है और आइडल का भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आइडल को देखते हैं कि आइडल किस तरीके से आपका होता है। ठीक है। अगर मैं आइडल की बात करूँ, ये मेरे पास आइडल एक है प्लेटफ़ॉर्म, ये इस तरीके से आपका ओपन होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मुझे कोई पाइथन का प्रोग्राम रन करना हो, लेट्स से मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ उसपे हेलो वर्ल्ड, एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रिंग प्रिंट कराई है पाइथन की, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, ये मेरे पास प्रिंट हो गई, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं आईडी पे कर सकता हूँ, पाइचार्म पे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर पाइचार्म पे अगर मुझे लिखना हो तो आप देखो पाइचार्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कितना पावरफुल है। ये आपको ऑटोमैटिकली इसने आपको सजेशन दे दिए। मीन्स आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं है कोड, आप सिंपल टैब प्रेस करोगे या आपके पास ऑटो सजेशंस आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और रन करोगे
तो आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है? और मैं एक बार जुपिटर नोटबुक की भी आपको दिखाता हूँ, जुपिटर नोटबुक कैसे आपका चलता है। लेट मी रन दी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये आपकी जुपिटर नोटबुक होती है, ठीक है? जुपिटर नोटबुक पे भी हम पाइथन का प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं। सपोज़ करो अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है प्रिंट, ठीक है? इसमें भी आपको ऑटो सजेशंस मिलती है, हेलो वर्ल्ड। और मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। तो तीनों मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म दिखा दिए आईडी के। एक आइडल होता है, जो कि सबसे बेसिक होता है, इसके अंदर कोई ऑटो सजेशंस आपको नहीं मिलती है। एक पाइचार्म होता है जिसमें हमने इसमें अपना प्रोग्राम रन किया, और दूसरा होता है मेरे पास जुपिटर नोटबुक, जो यूज़ होता है आपका डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा होता है और ओपन वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है और फ्री ऑफ यूज़ है। इसको कोई भी आप डाउनलोड करके इस पे प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन वी हैव पाइथन सेटअप आईडी। नेक्स्ट वी हैव पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम। ये फर्स्ट प्रोग्राम हमने अपना रन किया अभी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स 2 तरीके से हम अपने पाइथन में लिखते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन ऑफ कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन ऑफ कमेंट, ठीक है? तो दोनों तरीके से हम ट्राई करते हैं। कमेंट्स आपके क्या होते हैं? कमेंट्स आपकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है पाइथन के अंदर, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती है प्रोग्राम के साथ। अगर सपोज़ करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है 10 लाइन का, और आपने उस प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने वेरिएबल्स क्रिएटेड किए हैं, लेकिन आपको पता है उसका प्रोग्राम का पर्पस क्या है, किस लाइन पे आपने क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है, क्या फंक्शन क्रिएट किया है, ये आपको पता है। लेकिन सपोज़ करो वही चीज़ अगर आपको दूसरे किसी बंदे को बतानी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं, सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि किस लाइन से हमने क्या चीज़ शुरू की है। तो ये होता है आपका कमेंट्स। तो कमेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं, जो है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा तो आपका ये हैश का साइन आ जाएगा, और मैं यहाँ पर कमेंट दे सकता हूँ, ठीक है? कमेंट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक दिस इज़ अ पाइथन मास्टर क्लास। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये कोड जो है कमेंट्स रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं यहाँ से हैश का साइन डिलीट कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास अब एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन थी, और इंस्ट्रक्शन इस तरीके से पाइथन में जो है वो एरर थ्रो करेगी, वो रन नहीं करेगी, ठीक है? तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, सो दैट इट विल नॉट रन। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये हेल्पफुल होती है आपके प्रोग्राम को समझने के लिए, कि आपने किस फंक्शन में क्या चीज़ जो है किस पर्पस के लिए आपने बनाया है, ये प्रोग्राम का पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। एक तो होता है सिंगल लाइन ऑफ कोड, जो कि इस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे मल्टी लाइन ऑफ कोड देना हो, तो मल्टी लाइन ऑफ कमेंट्स क्रिएट करना हो, तो उसके लिए मैं इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करूँगा। 3 बार इन्वर्टेड कोमास हम देते हैं और एंटर करूँगा। अब मैं इसके बीच में मल्टी लाइन ऑफ कमेंट यूज़ कर सकता हूँ। लाइक दिस इज़ अ पाइथन मास्टर क्लास, और आप यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते हो। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन, ठीक है? तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो भी ये रन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन ऑफ कोड, मल्टी लाइन ऑफ कमेंट। तो कमेंट आपके 2 तरीके के होते हैं, तो सिंगल लाइन ऑफ कमेंट होते हैं, एक मल्टी लाइन ऑफ कमेंट होते हैं, ठीक है? ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मेरे पास आता है फिर पाइथन बेसिक्स। पाइथन के बेसिक्स क्या है? वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इनको भी एक एक बार हम समझते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं पाइथन में, इनको बोलते हैं हम एक तरह से अपने कंटेनर्स, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इसको बोलते हैं पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है? तो वेरिएबल्स क्रिएट कैसे होते हैं पाइथन में? सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है a, ठीक है? इस a नाम के वेरिएबल में मैं कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर 12 दे देता हूँ। यानी मैंने अपनी जो वैल्यू है 12, ये मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वो है आपका a। यानी वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज इन योर पाइथन, ठीक है?
अब मैं सिंपल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, प्रिंट ए लिखता हूँ, तो आपका जो है यहाँ पर रन हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट आ गया 12, ठीक है? यानी मैंने जो अपनी वैल्यू थी वो स्टोर करी किस वेरिएबल में ए, और मैंने जब ए को प्रिंट कराया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 12, तो ये आपका होता है वेरी, ठीक है। अब इसमें डेटा टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है? डेटा टाइप होते हैं जैसे हम पावर बीआई में पढ़ते हैं, एक्सेल में पढ़ते हैं। डेटा टाइप होते हैं यानी जो आपका वेरिएबल है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर है, उसका टाइप क्या है, राइट? अब जैसे 12 है, ये तो नंबर है ना, लेकिन अगर मुझे इसका डेटा टाइप प्रोग्राम के ज़रिए चेक करना हो, तो मैं बहुत ईज़िली चेक कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट टाइप ए, यानी मुझे ए का टाइप निकालना है कि ए का टाइप क्या है, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया क्लास इंटीजर, यानी इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है, ठीक है? अगर मैं 12.24 देता हूँ, तो अब ये क्या हो गया? ये डेसिमल हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसका डेटा टाइप आ गया मेरे पास फ्लोट, ठीक है? तो जो भी नंबर्स आपके डेसिमल में होते हैं, उनका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? फ्लोट होता है, ठीक है? अब अगर सपोज़ करो इसकी जगह मैं अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, मैंने जैसे अपना ही नाम चेक करता हूँ और मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ, मेरे पास प्रशांत प्रिंट हो गया, तो मेरे पास इसकी क्या है? ये स्ट्रिंग आ गई। तो यानी कि ये क्या है? डेटा टाइप। और जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं, जब भी डेटा टाइप में आप उसको स्टोर करते हो, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो स्ट्रिंग्स को आप हमेशा कोटेशन के अंदर एनक्लोज़ करोगे, यानी ये मैंडेटरी है। अगर आप कोटेशन में एनक्लोज़ नहीं करोगे, तो फिर आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है? तो ये होते हैं आपके डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, ठीक है? अगर इसके अंदर अब दूसरी पॉइंट आता है टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। अब सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप था 12, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास इसका आ गया इंटीजर, ठीक है? अब मुझे 12 को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना हो इसके डेटा टाइप को, यानी मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप दिखा रहा है, मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है, मैं एक बी नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, और मैं फ्लोट यहाँ पे लिखूँगा ए, यानी मैं ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी डेसिमल के लिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा अपने बी का डेटा टाइप प्रिंट और टाइप बी। अब मेरा डेटा टाइप जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, ठीक है? और मैं अगर बी को प्रिंट कराता हूँ, लेट्स से मेरे को बी को प्रिंट करा के चेक भी करना है, वो क्या है? तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 12.0 आई है, डेसिमल, ठीक है? पहले वैल्यू क्या आ रही थी? सिंपल 12 आ रही थी, लेकिन अब आ रही है 12.0, क्योंकि मैंने इसका अब डेटा टाइप चेंज कर दिया फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, ठीक है? इस तरीके से हम अपना डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम फ्लोट से इंटीजर में भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम जो है इंटीजर से हम उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा टाइप कन्वर्ट करने के। तो ये होते हैं आपके डेटा टाइप कन्वर्जन। सो व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इंटो अनदर। सो दैट इज़ नोन एज़ टाइप कास्टिंग। उसके बाद आते हैं मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं, बिटवाइज़ ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल बेसिक रखेंगे, अपनी बेसिक क्लास है। तो अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं कौन-कौन से होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जब भी हमें अपनी पाइथन के अंदर जो है कोई कैलकुलेशन करनी हो या फिर कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, सपोज़ करो मुझे यहाँ पर करना है प्रिंट ए प्लस अ, मैं लिखता हूँ 2 प्लस 6, ठीक है? अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 8, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो प्लस का साइन यूज़ किया है, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अगर मैं प्लस की जगह अगर मैं प्रोडक्ट का साइन यूज़ करता हूँ यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मेरे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 12, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है? इसी तरीके से मेरे पास कुछ कंपैरिज़न ऑपरेटर्स भी होते हैं। कंपैरिज़न ऑपरेटर्स क्या करते हैं? आपकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं और वो चेक करते हैं कि ये कंडीशन आपकी सैटिस्फाई है या नहीं है। सपोज़ करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इज़ लेस देन 6, तो ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 2 आपका 6 से छोटा होता है, इसलिए मेरे पास रिजल्ट आया है 2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका चेंज कर देता हूँ मैं ऑपरेटर का साइन, और मैं इसको ग्रेटर देन लिख देता हूँ, 2 इज़ ग्रेटर देन 6, तो मेरे पास अब रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन ही आपकी फॉल्स। तो ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? अब मेरे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा और ये पावर बीआई में भी होता है और आपका एसक्यूएल में भी होता है।
लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और ऑपरेटर्स। एंड कंडीशंस आपको पता थी क्या होती है, जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होती है तब आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है। और में क्या होता है, जब आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो फिर आपका रिजल्ट जो है ट्रू होता है। ठीक है, ये आते होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस का पाइथन में किस तरीके से यूज होता है, लेट्स सी। मैं यहाँ पर इसका साइन चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और मैं दोबारा यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लिखता हूँ। मैं कंडीशन लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 1। तो आपकी दोनों कंडीशन ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट इसका क्या आएगा, 2। तो और ये जो एंड है ये क्या काम कर रहा है, ये और ये जो है आपका लॉजिकल ऑपरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी एक कंडीशन को भी अगर मैं चेंज कर देता हूँ और मैं अब रन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं एंड ऑपरेशन की जगह अगर मैं और ऑपरेशन का यूज करता हूँ तो फिर मेरे पास अब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि और कंडीशन की जो है और ऑपरेशन जो होता है इसकी टेंडेंसी होती है, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपके पास रिजल्ट इसका ट्रू आता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑपरेशंस। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी वो कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम कंडीशंस अपनी जो है फिगर आउट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है आपकी इफ, एलिफ, एल्स इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग अपनी पाइथन में करनी है तो वहां पर अपनी हम इफ एल्स की कंडीशन यूज करते हैं। इफ क्या करती है, चेक्स द फर्स्ट कंडीशन, इफ आपकी फर्स्ट कंडीशन को चेक करती है। एल्स क्या करती है आपकी, चेक्स अनदर कंडीशन। एलिफ क्या करती है, चेक्स अनदर कंडीशन इफ द फर्स्ट इज फॉल्स। और एल्स क्या करेगी, रन्स व्हेन नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। इट हैज द प्रोग्राम टू डिसाइड विच ब्लॉक ऑफ कोड टू रन। यानी इस एल्स कंडीशन क्या करती है, ये कंडीशन आपकी चेक करती है और ये देखती है, ये इंश्योर करती है कि आपका कौन सा कोड ऑफ ब्लॉक रन करे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ कि फाइंड द नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट। कि मुझे ये फाइंड करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, और मेरे पास नंबर क्या है, मैं यहाँ पर एक एन नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6। मुझे ये चेक करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नहीं। हालांकि देखने से पता लग रहा है पॉजिटिव है, लेकिन उसको मुझे पाइथन में कैसे चेक करना है, तो मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन यूज करूंगा इफ एल्स की। ठीक है, मैं इफ यूज करूंगा, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो, और प्रॉम्प्ट का साइन यूज करूंगा मैं कॉलन का। ठीक है, एंटर करूंगा तो मेरे पास रन हो जाएगा प्रिंट नंबर इज। अगर देखो कंडीशन क्या है, अगर नंबर आपका 0 से बड़ा है तो आपको क्या देना है, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए तो आपको क्या देना है, नंबर इज पॉजिटिव। एल्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल्स नंबर इज प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। क्या है रिजल्ट, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं एन की वैल्यू लेट्स से मैं -2 कर दे तो मेरे पास अब क्या आएगा, नंबर इज। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम इस वाली कंडीशन के ऊपर जाएगा। ये चेक करेगा क्या एन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, लेकिन एन तो ज़्यादा है और कम है 0 से। तो वो क्या करेगा, फिर वो एल्स वाली कंडीशन पे आएगा, वो इसको छोड़ के फिर वो एल्स वाली कंडीशन पे आएगा और फिर ये आपका प्रिंट कर देगा, नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, तो फिर वो सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या आपका नंबर 0 से बड़ा है? हाँ, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर आपका रिजल्ट प्रिंट होगा, नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन सपोज करो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है, अब मेरे पास तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन है, अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन होती है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एलिफ कंडीशन। ठीक है, एलिफ कंडीशन क्या होती है? एलिफ कंडीशन होती है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एलिफ कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, एलिफ में मैं दूँगा कि एन इज़ लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा, प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव। और एल्स एल्स में आप क्या दोगे, आप ये भी लिखते हो प्रिंट नंबर इज़ 0। यानी अब मुझे 0 को भी प्रिंट कराना है। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो उसके लिए स्पेशल आना चाहिए कि नंबर इज़ 0। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे -3
तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, नंबर इज 0। तो मैंने तीनों कंडीशन अपनी इनिशियलाइज़ कर दी। अगर आपके पास 2 कंडीशन है तो आप इफ एल्स करके यूज़ कर सकते हो। अगर 2 से ज़्यादा या 3, 4, 5 जितनी मर्ज़ी कंडीशन है, आप वहाँ पर एलिफ कंडीशन यूज़ करके आप जितनी कंडीशन है वो सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक। तो ये होती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ते हैं अब ठीक है। उसके बाद मेरे पास आती है नेक्स्ट पॉइंट, लूप्स क्या होते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होते हैं फोर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। यानी फॉर लूप क्या करता है, आपके किसी भी कोड को वो रिपीट करता है। आई I मीन ये एक किसी सीक्वेंस को अगर हमें जनरेट करना हो, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर आपको जनरेट करने हो, जैसे हम रैंक बिटवीन फंक्शन का यूज़ करते थे, तो इस तरीके से हम इसको फॉर लूप में भी हम कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी सीक्वेंस को अगर हमें इटरेट कराना हो, यानी उस सीक्वेंस को हमें रिपीट करना हो, प्रिंट कराना हो, तो हम फॉर लूप की मदद से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? सिंगल लाइन ऑफ कमेंट यूज़ करके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है, अगर मैं आपको बताऊँ दोबारा से, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कॉलन का साइन यूज़ किया और कॉलन का साइन यूज़ करने के बाद आपका ऑटोमैटिकली जो है आपका 4 इंडेंटेशन का स्पेस आया है। 4 स्पेस देकर यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडेंटेशन ये बताती है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इसी कोड के अंदर वो जो है वो चल रहा है। यानी मैं अगर इफ में इंडेंटेशन अगर मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ, यानी ये जो प्रिंट होगा आपका इस कोड ब्लॉक के अंदर होगा। ठीक है? तो इंडेंटेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पाइथन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन 4 इंडेंटेशन मिलती है, यानी स्पेसेस। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, जो प्रिंट से पहले कितने स्पेस है, तो टोटल आपको 4 मिलेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 यानी 4 इंडेंटेशन पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट देता है हर चीज़ में। तो आप देखो जितनी बार भी आप कुछ भी कोड लिखते हो, तो पाइचार्म इतना पावरफुल है, आपको ऑटो सजेशन देगा कि आपको कोड क्या लिखना है, यानी आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पाइचार्म इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि क्योंकि ये स्पेसिफिकली पाइथन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। अब मेरे पास आते हैं लूप्स। अब लूप्स में लेट्स से कि मुझे यहाँ पर मेरी कंडीशन ये है कि प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फॉर लूप की मदद से, ठीक है? तो अगर मुझे प्रिंट कराने हैं, तो मैं इसके लिए फॉर लूप चलाऊँगा फॉर आई। आई का मतलब होता है यहाँ पर इटरेटर। आई का मतलब होता है इटरेटर, यानी ये हर एक सीक्वेंस को प्रिंट कराएगा। फॉर आई इन रेंज रेंज और मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 कोमा 11 कॉलन प्रिंट आई। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर नंबर्स प्रिंट हो गए 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये काम होता है आपका फॉर लूप का। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 11 इसलिए दिए हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर लूप रन करोगे, तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, जब जहाँ तक आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, उससे 1 नंबर ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हमेशा पाइथन की कंडीशन। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो आपको 21 तक देना पड़ेगा। 1 से लेकर 50 तक प्रिंट कराएँ, तो आपको 51 देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये भी है कि अगर आपको 1 नंबर छोड़ के प्रिंट कराने हैं, यानी इसमें अगर आप 2 यूज़ करते हो, तो अब आपका जो प्रोग्राम रन होगा, वो 1 नंबर छोड़ के प्रिंट होगा। यानी 1 से लेकर एक सेकंड को उसने स्किप कर दिया, 3rd पे आ गया, 3rd को स्किप कर दिया, 5 पे आ गया, 5 6 को स्किप करके 7 पे आ गया, 7 को स्किप करके 9 पे आ गया। तो इस तरीके से हम अपने फॉर लूप्स में नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो आई का जो काम है, आई का मतलब होता है इटरेटर, यानी ये हर एक वैल्यूज़ को इटरेट करेगा और उसको प्रिंट कराएगा। इटरेटर यहाँ पर हमने फिर प्रिंट आई भी यूज़ किया है, जब-जब वो इटरेट करेगा तब-तब वो प्रिंट कराएगा आई। गॉट इट? तो ये होता है आपका फॉर लूप। उसके बाद आता है मेरे पास व्हाइल लूप आता है। व्हाइल लूप का क्या काम होता है, लेट्स सी। हुँ? यस, रिवर्स काउंटिंग भी ऐसी होती है, इसके अंदर रिवर्स काउंटिंग भी प्रिंट हो जाती है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली, ठीक है। अगर मुझे व्हाइल लूप यूज़ करना है प्रोग्राम,
सेम नंबर्स प्रिंट करा के, तो मैं व्हाइल लूप से भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं नंबर लूँगा अपना n की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 1, ठीक है? और मैं व्हाइल लूप लूँगा। अच्छा, व्हाइल लूप की डेफिनिशन क्या है? पहले तो व्हाइल लूप को समझते हैं, व्हाट इज़ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप्स रन्स एज़ लॉन्ग एज़ द कंडीशन इज़ ट्रू। यानी व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तब तक वो आपका प्रोग्राम रन कर, ठीक है? और कैसे रन करेगा, लेट्स सी कि व्हाइल, मैं लिखता हूँ n इज़ ग्रेटर दैन, मुझे 10 तक नंबर ग्रेड कराने हैं, तो मैं यूज़ करूँगा अपना ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है? प्रॉम्प्ट का साइन दूँगा और मैं लिखूँगा प्रिंट n, ठीक है? और मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं दूँगा, तो आपका फिर ये प्रोग्राम कंटीन्यूअसली रन होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है? लेट्स से कि मैं यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करता, मैं इसको रन करता हूँ, तो आपका क्या करेगा, ये रन होता रहेगा, ठीक है? तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो इसको एक बार हम दोबारा करते हैं। तो हुआ यहाँ पे क्या, हमने n की वैल्यू दी 1, ठीक है? अब ये व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 आपका 10 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल है। तो हमने करा दिया प्रिंट n। अब प्रिंट 1 जैसी हो गई, 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट का, और इंक्रीमेंट होता है आपका n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब n की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि 1 तो प्रिंट करा चुका है, प्रिंट 1। अब 2 होगी वैल्यू। अब ये दोबारा चेक करेगा, क्या 2 10 से छोटा है या नहीं है? है छोटा, तो वो क्या करेगा, फिर 2 प्रिंट कराएगा। उसके बाद फिर व इंक्रीमेंट 1 होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक करेगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर 10 आएगा, तो वो चेक करेगा, क्या 10 छोटा या बराबर है 10 से? बिल्कुल है। तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर वो 11 यहाँ पर 11 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो 11 की कंडीशन चेक करेगा, और जैसी कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, यानी अब कंडीशन आपकी सैटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट बताऊँ, तो आप देखो 1 से लेकर 10 तक की आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से हम अपना व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, और फोर लूप का यूज़ भी इसी तरीके से होता है। तो ये होते हैं आपके लूप्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है इसके अंदर फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इन पाइथन इज अ कोड ऑफ ब्लॉक दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड व्हेनेवर नीडेड। यानी फंक्शन एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसका यूज हम बार-बार कर सकते हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। फंक्शंस आपके पावर बीआई में भी होते हैं, और आपने पाइथन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, ठीक है? तो फंक्शंस की एक हम बेसिक सिंटैक्स समझते हैं, किस तरीके से हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। लेट्स से मुझे 2 नंबर्स का कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है? यानी मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर सके। तो मैं डेफ फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है? और मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूँगा ऐड, और मैं यहाँ पर अपने पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ a, b। ये यहाँ पर हमने ब्रैकेट में जो दिए, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? फंक्शन का नाम है आपका, फंक्शन नेम। और ये जो a और b है, ये क्या है? ये होते हैं आपके पैरामीटर्स, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन का साइन यूज़ करूँगा। अब मैं इस फंक्शन के अंदर अपना प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट यहाँ पर लिखूँगा, मुझे 2 नंबर्स का प्लस करना है, प्रिंट प्लस, ठीक है? और उसके बाद मैं फंक्शन से बाहर आने के बाद मैं अपने फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, ऐड। और मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज़ करूँगा 4, 2। अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा इस प्रोग्राम का रन करने पर, वो रिज़ल्ट आएगा मेरे पास 6, ठीक है? वो आएगा मेरे पास रिजल्ट 6। तो ये होता है आपका फंक्शन। तो जो पहले वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, डेफ हमने जो यूज़ किया, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनिशन। यानी यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये होती है फंक्शन की बॉडी। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है? ये क्या है? फंक्शन की बॉडी, यानी इसके अंदर हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, यानी जो भी एक्सप्रेशन हमें उस फंक्शन के अंदर परफॉर्म करना है, वो यहाँ पर लिखते हैं। और ये जो पार्ट होता है, ये होता है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉलिंग ऑफ फंक्शन। यानी हम यहाँ पर उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरीके से आपका फंक्शन क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अपना फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ, और मेरे फंक्शन का नाम है ऐड, और मैं यहाँ पर पैरामीटर्स दे देता हूँ अपने के, पी, दैट्स इट। आप एक्स वाई भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है? मैंने 2 पैरामीटर ले लिए अपने ए और बी, और मैं प्रॉम्प्ट का साइन लगा, कॉलन का साइन लगा के इनको इनिशियलाइज़ कर लिया।
और यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर हमने फंक्शन अपना डिफाइन किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, यानी मुझे फंक्शन के साथ क्या एक्सप्रेशन परफॉर्म कराना है, मुझे परफॉर्म कराना है ए प्लस बी, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, बाहर आकर फंक्शन को अपने कॉल करूँगा, ऐड, और मैं यहाँ पर जो भी नंबर लिखूँगा उनका ऑटोमैटिकली आपका समेशन हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 12, 30। तो इसने ऑटोमैटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका ए 12 है और बी 13 है। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 25, ठीक है। तो अब इस फंक्शन की मदद से मैं जितनी मर्ज़ी कैलकुलेशन अपनी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ कि ऐड, और मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 34 एंड 54, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 88। तो यानी ये फंक्शन क्रिएट हो गया और इस फंक्शन की मदद से हम इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को फंक्शन बोलते हैं, यानी फंक्शन एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कि रिपीटेडली अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना हो, सेम काइंड ऑफ टास्क, तो आप फंक्शन की मदद से उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके फंक्शंस, ठीक है। आप इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो फंक्शंस के अंदर। रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होती है कि आपके जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज़ को वो रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सेम फंक्शन क्रिएट किया अपना डेफ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड ए कोमा बी, ठीक है, कॉलम, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी। तो अगर मैं रिटर्न अपनी वैल्यू करा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी पड़ेगी। प्रिंट, और फिर मैं लिखता हूँ अपना ऐड, और मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 12 और 30। अब मैं इसको रन कराऊँगा तो भी मेरा रिज़ल्ट 25 ही आएगा, ठीक है। तो प्रिंट और रिटर्न में फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि रिटर्न जो होता है आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी उस वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो किसी न किसी वेरिएबल में, लेकिन प्रिंट में आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट की मदद से या रिटर्न की मदद से, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है इसके अंदर, डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का। Data structures in Python are different ways of storing and organizing data so that it can be used efficiently। यानी डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा वे होता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, और अलग-अलग तरीके से स्टोर करते हैं अपने डेटा को, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं उसको चेक करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है मेरे पास लिस्ट, देन आता है मेरे पास टपल्स, और देन आता है सेट्स, देन मेरे पास आता है डिक्शनरीज़। तो 4 तरह के आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू। अगर आपसे बेसिक राउंड ऑफ इंटरव्यू है, तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, और उनको आपको पता होना चाहिए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज़ हैं, इनको एक बार हम रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं आपकी। तो लिस्ट आपकी होती है कि स्टोर्स मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर, यानी लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स को भी स्टोर कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है फ्रूट्स, और इस फ्रूट्स में इक्वल टू लगा के मैंने यहाँ पर कुछ 3 आपके अपने डेटा स्टोर किया, लाइक एप्पल, बनाना एंड मैंगो। यानी इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये डेटा स्टोर किए। और लिस्ट जो होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि जो भी आप डेटा स्टोर करोगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करोगे, यानी इसका सिंटैक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपको स्टोर करना है। और हर एक जो वैल्यूज है वो आपकी सेपरेट होती है कोमा से, और अगर आपकी टेक्स्ट वैल्यूज हैं तो वो एनक्लोज होगी कोटेशन से, ठीक है। ये आपका लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। और आप इसके अंदर डेटा टाइप को जो है डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर सकते हो, आप नंबर्स की यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डेसिमल भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिस्ट का ये है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल इन द सेंस कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट को। यानी सपोज़ करो अगर आपको एप्पल को हटाकर पाइनएप्पल लगाना हो यहाँ पे, तो आप पाइनएप्पल भी इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बनाना को हटाकर अगर आपको कोई और आइटम यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। यानी लिस्ट जो होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है, यानी उसके आइटम्स को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? ये लिस्ट की तरह ही होती है। टपल्स जो होते हैं वो आपके लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन टपल्स की कंडीशन ये होती है कि ये चेंज नहीं होती, यानी ये इम्यूटेबल होती है। टपल्स आर फिक्स, यानी वंस यू क्रिएटेड द टपल्स उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टपल्स आपके कौन-कौन से होते हैं? टपल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया कलर्स के नाम से।
और मैंने यहाँ पर अपना डेटा स्टोर किया है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आपकी वैल्यूज़ है टपल्स की, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो इसमें ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो टपल्स में, और आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं ए के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट ही मुझे देना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 3, 4, 8, 1, 2। एक मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ अपनी स्टोर की। नंबर वैल्यूज़ है तो उसमें कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ आप दोगे तो वहाँ पर उसको कोटेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं इसका अगर मुझे डेटा टाइप चेक करना हो, प्रिंट टाइप ए, तो मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास इसके आगे डेटा टाइप लिस्ट, यानी ये लिस्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। और अगर मुझे टपल्स क्रिएट करने हैं तो टपल्स क्रिएट करने का एक अलग तरीका है। मैं बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, 6, 7, 1 और प्रिंट टाइप बी। अगर मुझे बी का टाइप चेक करना हो तो मेरे पास रिजल्ट आ गया टपल्स, ठीक है? आप टपल्स को चाहो तो इसको सिंपल ब्रेसेस में भी एनक्लोज कर सकते हो, तो भी आपका टाइप चेंज नहीं होगा, तो भी ये टपल ही रहे। यानी आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आप उसको ब्रेसेस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। और टपल्स जो होते हैं आपके इम्यूटेबल होते हैं, यानी उसकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि सपोज़ करो अगर आपको अपने टपल के अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन करना ही है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको अपेंड करना है, कुछ आपको इंसर्शन करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? तो फिर आपका पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। यानी आपको अपने टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लिस्ट से कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको फिर वापस से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक आइटम है 5671, इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, ठीक है? मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 मैं रिमूव करना चाहता हूँ और इसकी जगह, या फिर मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना है, इंसर्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने टपल को चेंज करूँगा लिस्ट के अंदर, ठीक है? और कैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सी के नाम से, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट, और यहाँ पर मैं बी अपना इनिशियलाइज़ करूँगा और प्रिंट टाइप सी। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो अब मेरे जो ये जो आपकी जो सी वेरिएबल था ये कन्वर्ट हो गया लिस्ट में, ठीक है? अब मैं अगर सी को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट सी, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ थी 5, 6, 7, 1, ये सारी की सारी लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, टाइप कास्टिंग से जो है इसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया, ठीक। अब मैं इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? लेट्स से मुझे इसके अंदर एक नंबर इंसर्ट करना है, और मैं लिखता हूँ कि सी डॉट अपेंड, ठीक है? और मुझे यहाँ पर नंबर अपना इंसर्ट करना है 12, ठीक है? और प्रिंट सी करना है, तो मेरा जो है ये लिस्ट में ऐड हो गया, दैट इज़ 5, 6, 7, 1 और 12, 12 नंबर इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको वापस से अपने टपल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको वापस से अपने टपल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सी और प्रिंट सी, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया था। समझ में आया पॉइंट? तो अगर टपल में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो अपनी वैल्यूज़ में, कुछ इंसर्शन, डिलीशन या अपेंड करना हो, तो आप उसको पहले क्या करोगे, लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद फिर उसको आप चेंज करोगे वापस से टपल्स में। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिस्ट में तो डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। तो आपसे ये इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लिस्ट होती है, दीज़ आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। और इन केस अगर आपको फिर भी चेंज ही करना है टपल में, देन यू हैव टू यूज द टाइप कास्टिंग। फर्स्ट यू कन्वर्ट द लिस्ट इनटू टपल्स, एंड देन यू चेंज मॉडिफाई द लिस्ट। उसके बाद आपको लिस्ट वापस से टपल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपका डेटा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये होते हैं आपके लिस्ट एंड टपल्स। उसके बाद आते हैं मेरे पास सेट्स। सेट्स जो होते हैं आपके स्टोर यूनिक आइटम्स, मतलब इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होते। सेट्स की कंडीशन ये होती है, और सेट्स का जो सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया नंबर्स इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर अपने सेट्स हमेशा आपके करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होती है वैल्यूज सेट्स की, ठीक है? मैंने यूज किया यहाँ पे 1, 2, 3, 3, यानी 3 मैंने 2 बार रिपीट किया, यानी डुप्लीकेट वैल्यू की। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास वो आएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है?
तो ये होते हैं आपके सेट्स, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। यानी अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अपने लिस्ट को जो है उसमें कन्वर्ट करना है यूनिक में, मतलब उसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, तो अपनी लिस्ट को सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और वहां से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके फिर उसको सेट्स को वापस से लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये तरीका होता है जो है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने का अपने सेट्स। तो एक बार हम सेट्स को भी चेक करते हैं कि सेट्स कैसे क्रिएट होते हैं। लेट्स सी। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए के नाम से, और मैं यहाँ पे अपना सेट्स क्रिएट करता हूँ जो कि करली ब्रैकेट में हमेशा हमारा सेट्स रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ एप्पल, बनाना, कोमा, कीवी, और मैं कीवी 2 बार लिखता हूँ, ठीक है। मैंने 2 बार कीवी लिखी है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने क्या किया। 1 सेकंड, मैंने प्रिंट नहीं करा है। लेट मी प्रिंट दिस की। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने कीवी जो मैंने 2 बार रिपीट कर रखी थी वो इसने रिमूव कर दी है आउटपुट, ठीक है। तो कीवी जो है वो आपकी आउटपुट से रिमूव हो चुकी है। तो इसलिए हम सेट्स यूज़ करते हैं टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। अब सपोज़ करो, अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो आपके सेट्स होते हैं, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड इन द सेंस कि ये इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो आपस में शफ़ल होती रहती है। अब मैं जैसे रन करूँगा तो आप देखो आपके पास एप्पल, कीवी, बनाना आ गया। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो एप्पल, बनाना, कीवी आ गया। इसको मैं दोबारा रन करूँगा तो कीवी, एप्पल, बनाना आ गया। यानी इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो बिल्कुल भी ऑर्डर्ड नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड होती है, यानी रैंडमली चेंज होती रहती है इसकी वैल्यूज़। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेट्स। यानी सेट्स की कंडीशन क्या है कि ये आपके जो है यूनिक एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं, यानी इट रिमूव्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, प्लस ये ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, दीज़ आर अनऑर्डर्ड, ठीक है? तो ये आपके सेट्स होते हैं। तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यूज़ फिक्स होती है, लिस्ट आपके इम्यूटेबल होते हैं और सेट्स होते हैं आपके अनऑर्डर्ड। तो ये सारी इसमें कर्ली ब्रैकेट्स हैं सेट के अंदर, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यस, एंड टपल ये टपल के अंदर कोई ब्रेसेस नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब करना भी चाहो तो आप कर सकते हो सिंपल ब्रेसेस, अदरवाइज़ आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत, कोमा से भी हो जाएगा। बाकी नॉर्मल पैरेंथेसिस है वो नॉर्मल पैरेंथेसिस चलते रहेंगे। लेकिन सेट्स की कंडीशन है कि वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए आपके डेटा में, ठीक है? और लिस्ट में आपके स्क्वायर ब्रेसेस होने चाहिए, ठीक है? तो ये होते हैं आपके सेट्स। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्शनरीज़। डिक्शनरीज़ का यहाँ पर क्या काम होता है, स्टोर्स डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर्स, यानी आपका जो डेटा होता है डिक्शनरी के अंदर वो की एंड वैल्यू में स्टोर होता है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर नेम क्या है, जॉन, और एज है उसकी 25। तो यहाँ पर की और वैल्यू का मतलब क्या है? की आपकी होती है जो नेम और जो एज है ना, ये आपकी की है, और इस की वैल्यू क्या है, जॉन और 25। ये होती है आपकी वैल्यूज़, ठीक है? तो यानी डिक्शनरीज़ क्या होती है, आपका डेटा की और वैल्यू में स्टोर होता है। यानी अगर आपको कोई अपना डेटा इस तरीके से स्टोर करना हो जिसमें नाम है, एज है, एड्रेस है, सिटीज़ है, उसकी सैलरी डिटेल्स है, तो वो जो डेटा होता है उस टाइप का डेटा जिसके अंदर आपके जो है की और वैल्यूज़ दोनों होती है, तो उसको हम हमेशा डिक्शनरीज़ में स्टोर करते हैं। तो डिक्शनरी भी हमारे पास एक तरीका होता है अपने डेटा को स्टोर करने का, ठीक है? तो डिक्शनरी को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिक्शनरी होती है आपकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होता है डेटा, और ये आपका की और वैल्यूज के अंदर स्टोर होता है, और जितनी भी की और वैल्यूज होती है ये सेपरेटेड होती है कॉलन से, और ईच वैल्यू ऑफ की एंड पेयर आर सेपरेटेड विद कॉमा, यानी ये जो आपका एक की और वैल्यू का पेयर है, ये दूसरा की और वैल्यू का पेयर है, और ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं किससे, कॉलन से, और की और वैल्यू सेपरेट होती है आपकी सॉरी ये सेपरेट हो रहे हैं कॉमा से, और की और वैल्यू सेपरेट होती है कॉलन से, ठीक है। तो ये होता है आपका डिक्शनरी का स्ट्रक्चर। अगर डिक्शनरी अगर मुझे चेक करानी हो, प्रिंट कराने, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डिक्शनरी किस तरीके से हम प्रिंट करो। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट के नाम से, मैंने एक डेटा अपना स्टोर करना है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। नेम क्योंकि आपका स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पर उसको कोटेशन में देना पड़ेगा, कॉलम यूज करूंगा क्योंकि नेम क्या है, ये आपकी की है। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे अरुण, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट की क्या है, उसकी एज, और उस एज की वैल्यू क्या है, 23। अब मेरे पास नेक्स्ट की क्या है, सिटी, और सिटी की वैल्यू क्या है मेरे पास, देन। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ये, यानी आपका डेटा की और वैल्यू की पेयर में स्टोर होगा। तो ये होती है आपकी डिक्शनरीज।
ठीक है। तो आपको पाइथन में हर तरीके से चीज़ें दी गई हैं कि आपको अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है, किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो आप उस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब नीचे सेक्शन में क्या है कि जो अननोन होगा, हुँ। अगर इसको ऑर्डर में करना होता है कि हमें एक सीक्वेंस से ही नंबर चाहिए। तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या टपल्स में या लिस्ट में, तो उस सीक्वेंस में वो कन्वर्ट सीक्वेंस में। लेकिन सेट्स रहेंगे आपके हमेशा ऑर्डर्ड, ठीक है। तो उसको अगर सीक्वेंस में कन्वर्ट अनऑर्डर्ड रहेंगे, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्लेस करना हो तो आपको फिर उसको उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, उसको टपल्स में या लिस्ट। So kalau misalnya tagal na tayo nito, so regular हाँ, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेट्स की जो है टेंडेंसी है वो अनऑर्डर्ड ही रहेंगे आपके, वो उसको आप कुछ भी कर लो, उसकी टेंडेंसी है वो शफल होते रहेंगे वैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है यहाँ पे, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपके क्या होते हैं? बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन आर रेडीमेड मॉड्यूल्स दैट कम विद पाइथन इंस्टॉलेशन। दे प्रोवाइड यूजफुल फंक्शंस एंड टूल्स लाइक मैथ, रैंडम, डेट टाइम, सो वी डोंट नीड टू राइट द कोड फ्रॉम स्क्रैच। यानी बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन में अगर आपको कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, तो बिल्ट इन मॉड्यूल की मदद से आप वो सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कौन-कौन से मॉड्यूल होते हैं? मैथ है, रैंडम है, डेट टाइम है, ठीक है? तो इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि मैथ मॉड्यूल क्या करता है। मैथ मॉड्यूल मतलब व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? मॉड्यूल होता है कि एक आप मान के चलो कि एक एक फंक्शन होता है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप अपना मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी। मॉड्यूल एक तरह से एडवांस पैकेज बोल सकते हो। ये एक तरह के पैकेजेस होते हैं जो कि पाइथन में इनबिल्ट होते हैं, जिसमें आप मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, रैंडम फंक्शंस रैंडम This is not a collection of files. कलेक्शन ऑफ फाइल्स, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज़ ये क्या होते हैं? सारे के सारे एडवांस पैकेजेज़ होते हैं। इसको इस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ रियल लाइफ़ से। सपोज़ करो अगर आपको बोला जाए किचन में जाकर आपको ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्ट करना है, ऑरेंज में से जूस निकालना है। तो बिना जूसर के तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी निकालना। तो आप क्या करोगे? उसको घिसोगे, पता नहीं किस-किस तरीके से जूस निकालोगे, हाथ से निचोड़ोगे, तो वो क्या है? वो एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मैं आपको जूसर दे दूँ, तो आपके लिए काम हो जाएगा आसान। तो यहाँ पर जूसर क्या करेगा? जूसर आपका मॉड्यूल है, आपका लाइब्रेरी की मदद कर रहा है। लाइब्रेरी भी वही होती है, यानी आपको एडवांस फंक्शन अगर कोई परफॉर्म करने हैं अपने पाइथन में, तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ आपकी मदद करती हैं उन एडवांस टास्क को परफॉर्म करने में। ठीक है? तो यहाँ पर आप इस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो दैट योर जूसर इज़ अ काइंड ऑफ मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी जिसमें आप अपने एडवांस टास्क परफॉर्म कर सकते हो। Produce specific function दरका हुआ है library. एग्ज़ैक्टली। लाइब्रेरी आपकी एडवांस है, मॉड्यूल्स भी उसी तरीके से आपके फंक्शंस परफॉर्म कर हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है? आपके एडवांस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर अब मेरे पास यहाँ पे पहला बिल्ट इन मॉड्यूल आता है मैथ्स, जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आप स्क्वायर रूट बहुत ईज़िली निकाल सकते हो। अगर कोई रैंडम नंबर्स आपको जनरेट करने हो, रैंडम डॉट रैंड इन 1 से लेकर 10 तक, तो आप वो जनरेट कर सकते हो। डेट टाइम फंक्शन अगर आपको क्रिएट करना हो, आज की डेट आपको कैलकुलेट करनी हो, जैसे हम टुडे फंक्शन यूज़ करते थे एक्सेल में, ऐसे ही हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। और ओएस मॉड्यूल क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू इंटरैक्ट विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है और आपको बताता है कि आपकी फाइल का पाथ क्या है, आप किस फ़ोल्डर के अंदर अपने प्रोग्राम लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप मॉड्यूल्स की मदद से ये सब कर सकते हो। तो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं किस-किस तरीके से आपका मॉड्यूल काम करता है। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है? इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल को। लाइक इम्पोर्ट करने का तरीका है सिंपल इम्पोर्ट मैं लिखूँगा पहले मैथ, कॉमा मैं सारे मॉड्यूल एक साथ इम्पोर्ट कर सकता हूँ। फिर मैं लिखूँगा रैंडम, कॉमा देन आपका डेट टाइम, कॉमा एंड देन ओएस। तो मैंने सारे के सारे मॉड्यूल्स अपने इम्पोर्ट कर लिए और बिना इम्पोर्ट किए आप मॉड्यूल्स का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसको, तभी वो यूज़ होंगे, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब मैंने अपने मॉड्यूल्स इम्पोर्ट कर लिए, अब इसको रन करके देखता हूँ। सपोज़ करो मेरे पास कोई नंबर है प्रिंट और मुझे उसका यूज़ करना है किसी नंबर की मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, यानी मैथ मॉड्यूल का यूज़ करूँगा मैथ डॉट और मुझे यहाँ पर यूज़ करना है पावर, यानी मुझे 2 रेज़ टू द पावर 4 कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे मैथ मॉड्यूल का यूज़ किया मैथ डॉट पावर 2 रेज़ टू द पावर 4। अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा रिज़ल्ट 16 2 रेज़ टू द पावर 16 ही होता है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो पावर, ठीक है। अगर मुझे सपोज़ करो कुछ फंक्शन कैलकुलेट करना है या मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं मैथ मॉड्यूल का यूज़ करूँगा वहाँ पर मैथ डॉट स्क्वायर रूट
अब मुझे यहाँ पे वो नंबर लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, ठीक है? मैं लिखता हूँ सपोज़ करो 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, रिज़ल्ट आ गया मेरे पास 7। तो मैथ मॉड्यूल क्या करेगा, यानी कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस परफ़ॉर्म करना हो तो वहाँ पर मैथ मॉड्यूल की मदद से आप वो सब चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास रैंडम। रैंडम फंक्शन क्या करता है? रैंडम फंक्शन करता है, रैंडम मॉड्यूल करता है कि आपके नंबर्स को अगर रैंडमली प्रिंट कराना हो, कोई भी नंबर्स रैंडमली बिटवीन 1 टू 10 या कुछ भी, तो हम रैंडम फंक्शन की मदद से, रैंडम मॉड्यूल की मदद से हम वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। प्रिंट रैंडम डॉट रैंडइंट, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 कोमा 10। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आपका नंबर प्रिंट हो गया यहाँ पे 7, यानी 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडमली नंबर प्रिंट करा। तो रैंडम नंबर्स बहुत तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ बिगिनर्स क्लास, तो मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा। तो बिगिनर लेवल पे हम चीज़ें समझेंगे किस-किस तरीके से, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से पाइथन में काम होता है, ठीक है? तो हम जो है अपने रैंडम नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? फिर मेरे पास आता है डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है, अगर मुझे आज की डेट प्रिंट करानी हो पाइथन में, तो मैं डेट टाइम मॉड्यूल की मदद से आज की डेट और टाइम दोनों प्रिंट करा सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट, ठीक है? मैं यूज़ करूँगा आपका डे टाइम डॉट डेट टाइम, और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे नाउ, दैट्स मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आज की 1 सेकंड, मेरे पास डेट टाइम नाउ, ठीक है? तो मेरे पास ये आज की डेट प्रिंट हो गई, ठीक है? तो मेरे पास आ गई 2nd ऑफ सितंबर, और ये टाइम मेरे पास आया एग्ज़ैक्ट टाइम, और ये आज की डेट प्रिंट हो गई, ठीक है? तो ये था आपका डेट टाइम मॉड्यूल। अब मेरे पास आता है इसमें ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल क्या करता है? ये आपको बताता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या काम कर रहे हो, किस फाइल पे काम कर रहे हो, किस फ़ोल्डर पे काम कर रहे हो, और ये सब चीज़ें आपकी फाइल का पाथ क्या है, ये सब चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ओएस मॉड्यूल, ठीक है? तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रिंट ओएस ओएस डॉट गेट CWD। मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास ये पाथ आया कि सी ड्राइव में एक प्रोजेक्ट है वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप की फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ, तो इसने मुझे पूरा का पूरा पाथ जो है वो प्रिंट करा के दे दिया। तो ओएस मॉड्यूल क्या करता है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे इंटरैक्ट करके आपको ये पाथ बताता है, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, किस फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको जो है ओएस मॉड्यूल बताता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरीज़। पाइथन लाइब्रेरीज़ भी यूज़ होती है आपके कुछ एडवांस टास्क परफ़ॉर्म करने हो अगर आपको अपने पाइथन में, तो हम पाइथन लाइब्रेरीज़ की मदद से वो सारे के सारे एडवांस टास्क अपने परफ़ॉर्म करते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज़ होती है अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स, ठीक है? यानी लाइब्रेरीज़ में क्या होते हैं, आपके कुछ प्री कलेक्शन ऑफ कोड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, मॉड्यूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। यानी उसमें आपको कोई भी टास्क फ्रॉम द बेसिक से नहीं करना पड़ता, आप उस लाइब्रेरी की मदद से कोई भी एडवांस टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ये आपके टाइम को बचाता है, सेव्स टाइम्स, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एंड प्रोवाइड्स रेडीमेड टूल्स। आपको रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड करता है डेटा हैंडलिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए और कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है? तो ये आपका काम करता है जो है लाइब्रेरीज़, ठीक है? तो लाइब्रेरीज़ हम पाइथन में जो मेन लाइब्रेरीज़ होती है, 4 लाइब्रेरी होती है। एक तो होती है नमपाई। नमपाई का काम होता है, यस, डेटा एनालिसिस के लिए 4 लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, और डेटा साइंस के लिए हम बहुत सारे टेंसरफ्लो है, आपकी साइपाई है, साइकिट-लर्न है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है। लेकिन डेटा एनालिसिस के लिए जो बेसिक है, आपकी 4 लाइब्रेरीज़ होती है। नमपाई होती है पहली यूज़, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी न्यूमेरिकल पाइथन। और ये न्यूमेरिकल पाइथन क्या काम करता है, ये आपके एरेज़ को हैंडल करता है। यानी आपने अगर मैथ्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो एरेज़ हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो वो एरेज़ जो है वो नंपाई की मदद से हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हमें परफ़ॉर्म करना हो, तो हम नंपाई में वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है मेरे पास एरेज़ का, एरेज़ होते हैं, एरेज़ आर दी फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर जो डेटा टाइप होता है फिक्स्ड होता है, लाइक नंबर्स, और वो फिक्स्ड एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट होते हैं नंबर्स। अगर मुझे अपने नंबर्स वैल्यू इंटीजर एग्ज़ैक्टली, यानी उसके अंदर आप स्ट्रिंग भी मतलब मिक्स नहीं हो सकते, मिक्स नहीं होते इंटीजर या एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एक ही डेटा टाइप हो, ठीक है? अगर मिक्स करोगे, जैसे लिस्ट के अंदर मिक्स होते हैं आपके डेटा टाइप, तो लिस्ट इसलिए आपकी स्लो भी होती है।
और आपके जो एरर्स होते हैं वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनकी कंप्यूटेशन ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द लिस्ट, ठीक है? और एरेज़ हम क्रिएट करते हैं अपने एज म्यूटेबल यस, एरेज़ म्यूटेबल, इम्यूटेबल दोनों होते हैं, यानी आप उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आप उसके अंदर इंसर्ट या फिर अगर कोई वैल्यूज़ आपको स्लाइसिंग करनी हो, इंसर्ट करनी हो, वो सब चीज़ें आप एरेज़ में कर सकते हो, ठीक है? स्प्लिट भी कर सकते हो एरेज़ को आप, कॉनकैट भी कर सकते हो एरेज़ को, ठीक है? लास्ट में कहते हैं जो पांडा सही हो गया स्लो, कह रहे पुलर चाहिए नहीं, मतलब है तो थोड़ा टाइम से वो, तो उसको यूज कर रहे हैं आज से। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पांडास तो शुरू से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सारी ना पुलर को वो करता है, इंपॉर्टेंस देते हैं भी, और कहते हैं वो फास्ट है, हाफ टाइम के अंदर करता हाफ टाइम में क्या बताया? पॉलिश, पुलर्स। ठीक है, ठीक है, उसको एक बार चेक करेंगे। तो फिर मेरे पास आता है देन पांडास। पांडा लाइब्रेरी क्या करती है, जो भी आप टेबल्स क्रिएट करते हो अपनी एक्सेल में, जैसे हमने पाइथन में एक्सेल में क्रिएट की थी, पावर बीआई में क्रिएट, तो वो सेम टू सेम टेबल हम पांडा की मदद से अपने पाइथन में भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी आप डेटा को लोड भी कर सकते हो, आप टेबल्स क्रिएट भी कर सकते हो पांडा, अपनी टेबल को कैसे मैनिपुलेट करना है, वो सारा काम हम पांडास में कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है मेरे पास 2 और लाइब्रेरीज़ होती हैं, जिसको बोलते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीपॉन। ये दोनों लाइब्रेरीज़ आपकी मदद करती है आपके पाइथन में चार्ट्स क्रिएट करने में, यानी आप पाइथन में भी डैशबोर्ड्स क्रिएट कर, डैशबोर्ड्स से नहीं लेकिन चार्ट्स आप क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करते हैं पाइथन में, ठीक है? तो ये होती है आपकी पाइथन की लाइब्रेरीज़। तो पाइथन की लाइब्रेरीज़ का हम एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, किस तरीके से आपकी पाइथन की लाइब्रेरीज़ काम करती है। लेट मी यूज़ दिस लाइब्रेरीज़। ठीक है, तो ये जुपिटर नोटबुक का एक बेसिक ओवरव्यू है। तो एडवांस लाइब्रेरीज इन पाइथन, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन। तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कैसे करते हैं? लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट और इंपोर्ट सीबोन। और हमने यहाँ पर दिया है एलियास, यानी हर एक लाइब्रेरी को हमने एक एलियास नाम दिया है, दैट इज एनपी, एज पीडी, एज पीएलटी और एज एसएस, ताकि हमें पूरा पूरा जो नाम है नमपाई वो यूज ना करना पड़े, तो हम इसको एज एलियास यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा तो आपकी जो है लाइब्रेरीज़ है वो इम्पोर्ट हो जाएगी, ठीक है। सर एलियास कुछ भी कह सकते हैं यही। रिकमेंडेड है, क्योंकि जो जिस चीज़ से रिलेटेड आप उसी का नाम दोगे ना, अब नमपाई को आप एक्स-वाई तो नहीं बोल सकते हो ना, तो वहाँ पर एनपी लिखोगे, कोई भी शॉर्ट नेम दे सकते हो आप, एलियास, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, एनपी डॉट अरे यूज़ किया और मैंने यहाँ पर अपनी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ की इनिशियलाइज़, ठीक है। अब मैं जैसे ही अरे को प्रिंट कराऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका अरे, ठीक है। यानी 1 2 3 4 कुछ वैल्यूज़ थी, एलपी डॉट अरे यूज़ करके मैंने उसको प्रिंट करा, ठीक है। और अगर मुझे अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करना हो, सम निकालना हो, तो मैं ए डॉट सम करके बहुत ईज़िली इसकी टोटल सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये आपकी एडवांस लाइब्रेरीज़ होती है, जिसकी मदद से आप कोई भी कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन अपनी पाइथन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नमपाई का काम होता है, नमपाई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है आपका, कॉन्कैटिनेशन होती है, आपकी इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, 2D एरे होता है, 3D एरे होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे 2D एरे क्रिएट करना हो तो 2D एरे भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर। मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं बी के नाम से क्रिएट करता हूँ 2D एरे। मैं लिखता हूँ एनपी डॉट एरे और मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज़ 4 5 2 कोमा और मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 7 8, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर, तो आप देखोगे बी आपका जो एरे है, पहला ये 1D एरे था, अब आपका ये 2D एरे हो गया, यानी ये रोज़ भी है इसके अंदर और इसके अंदर कॉलम्स भी। ये होता है आपका 2D एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने एरेज़ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, एरेज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग आप कुछ भी कर सकते हो एरेज़ के अंदर। बहुत एडवांस फंक्शंस होते हैं परफॉर्मेंस। उसके बाद आती है मेरी पांडा लाइब्रेरी। पांडा लाइब्रेरी में हम अपने डेटा फ्रेम यानी टेबल्स क्रिएट करते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया अपना डेटा के नाम से और यहाँ पर नेम है और यहाँ पर नेम मेरे पास 2 हैं, अमित एंड सौम्य। उनकी एज है मेरे पास 23 एंड 24 और सिटी मेरे पास क्या है, दिल्ली एंड मुंबई। अगर इस डेटा को मैं रन करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस डेटा को अपनी टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या ना यानी इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम, तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? मैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम और डेटा को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा इसके अंदर और मैं जैसे ही रन करूँगा तो आप देखो आपका जो डेटा है वो रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट हो। आप देखोगे अमित 23 एंड दिल्ली एंड सौम्या 24 एंड मुंबई। ये आपका
कॉलम हेडर है नेम, एज, एलसीडी। तो इस तरीके से आप अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास आता है अगर आपको अपने पाइथन में कुछ चार्ट्स क्रिएट करने हो, तो चार्ट्स हम क्रिएट करते हैं अपनी सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करा चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का वेरिएबल है। ये मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिए और मैं पीएलटी डॉट प्लॉट और एक्स वाई की मदद से इसको प्रिंट करा सकता हूँ, और जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरा चार्ट इस तरीके से बन जाएगा। यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सिंपल एक लाइन चार्ट आपका बन गया है। ठीक है, और आप यहाँ पर लेबल्स भी दे सकते हो। जैसे मैंने एक्स लेबल दिया है एक्स एक्सिस, यानी मैंने एक्स को लेबल दिया एक्स एक्सिस, और वाई को लेबल दिया है पीएलटी डॉट वाई, लेबल दिया है मैंने वाई एक्सिस। और आप टाइटल भी दे सकते हो चार्ट का, कि अगर आपको कोई टाइटल क्रिएट करना हो, सिंपल लाइन चार्ट मैंने यहाँ पर एक टाइटल क्रिएट किया और ये आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो अपनी मर्जी से, और जैसे ही पीएलटी डॉट शो करोगे तो आपका इस तरीके से चार्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ एडवांस चार्ट्स बनाने हो तो आप सीबोर्न लाइब्रेरी की मदद से एडवांस चार्ट भी अपने पाइथन में बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी का जो एलियास था सीबोर्न का एसएलएस, मैंने एसएलएस डॉट स्कैटर प्लॉट, और एक्स की वैल्यू x1 दी है यानी ये, और वाई की वैल्यू मैंने y1 दी है यानी ये। इसको जैसे मैं पीएलडी डॉट शो करूंगा तो मेरा यहाँ पर स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कैटर प्लॉट, और यहाँ पर मैंने टाइटल भी दिया है सिंपल स्कैटर प्लॉट। ये आपका यूज हो गया। तो मैं किसी भी ग्राफ के अंदर अगर रिप्रेजेंट करता है उसका नाम हम बस लिखते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऑलरेडी इनिशियलाइज कर सकते हो ना, इंपोर्ट आप ऑलरेडी लाइब्रेरी को करा चुके हो, तो आप वहाँ पर उसका एलियास यूज करोगे, एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट या एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैट प्लॉट लिब के लिए हमने पीएलटी इनिशियलाइज कराया तो हम उसको भी यूज सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी लाइब्रेरीज। तो समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? तो ये आपका पाइथन का एक बेसिक ओवरव्यू था जो हमने पढ़ा है अभी तक। मैट प्लॉट एक एनसी हीरो का भी मूवी तो गाया था। वो लास्ट वाला सीबोन का ही था आपका गाइड। हाँ, स्कैटर प्लॉट वो सीबोन के अंदर बनाया था। तो बहुत सारे ग्राफ्स है सीबोन के अंदर। लाइन भाई ये स्टेटिस्टिकल लिखा हुआ है एडवांस या ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन। मेरे को लगा पावर बीआई से अच्छी। नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। उसके अंदर आप क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना सकते हो, स्टैट कॉलम चार्ट बना सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स है इसके अंदर। एडवांस विजुअलाइजेशन आप इसके अंदर अपने पाइथन में कर सकते हो। अगर पाइथन अच्छे से कर दूंगा बाकी सारे टूल्स खाने हिले लगेगी। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है पाइथन के अंदर, आपका लार्ज डेटा सेट बहुत ईज़िली हैंडल कर लेता है, जो कि पावर बीआई नहीं कर पाता। कई बार बहुत बड़ा डेटा सेट है तो उसमें हैंग हो जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर आप एडवांस विजुअलाइजेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट हो गया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, हालाँकि उसके अंदर भी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स वगैरह है, लेकिन पाइथन में ज़्यादा एडवांस विजुअलाइजेशन हो सकती है। और प पाइथन इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि देखो हर एक टूल की कुछ लिमिटेशंस होती है। एक्सेल में कुछ लिमिटेशंस थी तो हमने पावर बीआई स्टार्ट किया पढ़ना, पावर बीआई में कुछ लिमिटेशंस थी तो हमने एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया, और एसक्यूएल में कुछ लिमिटेशंस थी हमने पाइथन स्टार्ट किया, क्योंकि पाइथन आपको एडवांस कंप्यूटिंग देता है। अगर आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन या साइंटिफिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करना हो, तो आप वो सब चीज़ें बाकी टूल्स में नहीं कर सकते हो, लेकिन पाइथन में वो सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है इसका। ऑलराइट, सो आप लोगों को सबको समझ में आया, बेसिक मास्टर क्लास थी पाइथन की। ठीक है, फंक्शन समझा दो। फंक्शंस, डेफ फाइल ओके। चलो मैं बता देता हूँ फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस आपके क्या होते हैं? फंक्शंस आपका एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप जो है कोई भी कोड लिखते हो और कोई भी एक्सप्रेशन यूज करते हो, और उसी आदमी से पहले था जो डेफ करके आपने डिफाइन करा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। सपोज करो आपको कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें आपको नंबर्स का सम निकालना है या प्रोडक्ट निकालना है, तो आप फंक्शन क्रिएट करके एक यू हैव टू क्रिएट फंक्शन एट वंस, उसके बाद आप मल्टीपल केसेस में उसका यूज कर सकते हो। कि एसक्यूएल के अंदर हम वो कोई वेरिएबल या वो बना देते वेरिएबल कैसे? और कर रहे हैं हम फंक्शन अपना अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और उस फंक्शन के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हम डिफाइन करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन की मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फंक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर डेफ फंक्शन क्रिएट किया था, और यहाँ पर मैंने उसका नाम रखा ऐड, और मैं यहाँ पर अपने कोई भी पैरामीटर्स असाइन कर सकता हूँ। ए दे सकता हूँ, बी दे सकता हूँ। अगर आपकी वैल्यूज जो है वो 3 है, तो आप 3 पैरामीटर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
और मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रिंट और A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये है आपकी फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब मुझे अगर फंक्शन अपना कॉल करना हो तो मैं फंक्शन कैसे कॉल करूँगा? मैं सिंपल लिखूँगा ऐड और मैं जितने भी नंबर्स मुझे सम करने हैं, मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दूँगा और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन रन हो जाएगा, दैट इज़ 38। अब इस फंक्शन की मदद से मैं इसको कभी भी अपने विदिन द प्रोग्राम अगर कभी भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फंक्शन बना चुका हूँ। अगर मुझे 3 नंबर्स का सम निकालना है, मुझे सिंपल बस इसको कॉल करना है फंक्शन को और ये रन हो जाएगा, दैट्स इट। नहीं, सिर्फ एडिशन के लिए, ये फंक्शन सिर्फ एडिशन के लिए क्रिएट होता है, ये एडिशन ही करेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बनाना तो आपको सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा सर। हाँ, बिल्कुल, आप जितने मर्ज़ी फंक्शन बना लो, ये This uses all कैसे पे है यहाँ पर? सिंपल से कोई डिफरेंट डेटा सेट हो जैसे कि उसके ना वैल्यूज डिफरेंट हो तो ये सेम यूज हो गया यस, एग्ज़ैक्टली। ऐसा हो सकता है तो बाहर अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इसकी वैल्यूज़ इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं जैसे कॉल करके दिखाओ ना सर कि या दूसरा है स्क्वायर करके सिंपल ऐड कॉल करोगे ना, ऐड इसी से तो कॉल करोगे। ऐड कॉल करो, एग्ज़ैक्टली आप ऐड कॉल करो और आप सिंपल यहाँ पर कोई भी बिट दे सकते हो। दैट्स इट। अच्छा था एबीसी तो आगे फंक्शन ही कॉल एग्ज़ैक्टली ये ऑटोमैटिकली आपसे इनपुट ले रहा है ना कि आप पैरामीटर्स बताओ, ए, बी, सी आप क्या देना चाहते हो, ये ऑटोमैटिक कॉल होगा आपका। तो यही होते हैं आपके फंक्शन यानी आप उसको रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हो। जितनी बार भी यूज़ करोगे तब भी ये रन करेगा। ठीक है? तो ये आप विदिन द प्रोग्राम इसको कभी भी कॉल कर सकते हो फंक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ऑलराइट। ठीक है, और किसी का डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ओके। तो इसको हम फिर व्रैप अप कर लेते हैं, ठीक है? व्रैप अप हम करते हैं इसको 1 सेकंड। करंट स्वाइप, ठीक है। तो लाइब्रेरीज़ आपको समझ में आ गई फाइनली? चलिए ठीक है। सो इसको व्रैप अप करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे हमारा क्या है? इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ये हमारा है थॉट ऑफ द डे कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा और ये किसने कहा था जानते हो? ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है? उनका दूसरा कोट भी ये है कि ड्रीम इज़ नॉट दैट व्हिच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज़ नॉट लेट यू स्लीप। ठीक है? तो ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, हू वाज़ आवर 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and former director of DRDO, and his contribution was in the ISRO as well, and he was also known as nuclear scientist। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोट सर हम न्यूक्लियर नहीं था वो बैलिस्टिक मिसाइल जो डिलीवरी सिस्टम बट इन 1999 जब हमने पोखरण में टेस्ट किया था, इट वाज डन इन हिज लीडरशिप। न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट किया था पोखरण में 1996 ड्यूरिंग वाजपेयीज रिजाइन, इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो आज हम किसी भी देश की तरफ आप दिखाए थे ना, तो वी शुड बी ग्लैड एंड वी शुड बी प्राउड कि उनकी वजह से हम न्यूक्लियर पावर बने हैं। ठीक है। So all right, thank you so much for joining this session. I hope you have enjoyed this master class and thank you so much. Bye, take care.